अस्सलामुअलैकुम। एक वक्त था जब कश्मीर सिर्फ लोग विंटर्स में आते थे स्नो देखने के लिए, मगर पिछले कुछ सालों से कश्मीर में वैसी स्नोफॉल नहीं हो रही है जैसा कि पहले होती थी। 2019 से पहले कश्मीर में नवंबर के महीने से ही रेनफॉल शुरू होती थी। नवंबर महीना खत्म होते होते तो बहुत जगहों पे स्नोफॉल भी होती थी, मगर 2019 में दिसंबर के महीने में स्नोफॉल शुरू हुई, फिर 2022 में, 2023 में जनवरी के महीने में स्नोफॉल हुई, और इस साल 2024 में तो फरवरी के महीने में स्नोफॉल हुई, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। ना तो टूरिज्म को कोई फायदा हुआ और ना ही एग्रीकल्चर को कोई फायदा हुआ। तो इसके पीछे रीजन क्या है? काफी सारे रीजन है इसके पीछे। कुछ साइंटिफिक रीजंस है और कुछ रिलीजियस रीजंस है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ साइंटिफिक रीजंस पे बात करेंगे। हम रिलीजियस रीजंस पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन उससे कंट्रोवर्सी हो जाएगी, क्योंकि कश्मीर अभी काफी सारे फिरकों में बटा हुआ है। कुछ लोग मेरी बातों को नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ साइंटिफिक रीजंस पर बात करेंगे, तो लास्ट तक बने रहे। This year we had no snow, only a few centimeters, which has impacted our livelihood. And we have not had much work. The winter months are crucial for our life. We had heard a lot about the beauty of Kashmir, but unfortunately we couldn't witness the snow that we had anticipated. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कश्मीर में स्नोफॉल होती किस वजह से है। दूसरा, अभी कश्मीर में स्नोफॉल क्यों नहीं हो रही। तीसरा, क्या ये लोगों की गलती है या ये नेचुरल है। और लास्ट, हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। और एक बात, कश्मीर को बहुत सारे लोग जन्नत भी बोलते हैं। करीब 19 साल हो गए मुझे भी कश्मीर में रहते हुए, आज तक ये कश्मीर किसी भी एंगल से मुझे जन्नत नहीं लगा। आप लोगों को कश्मीर किस एंगल से जन्नत लग रहा है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कश्मीर बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही खोखला। खैर, इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहला, कश्मीर में स्नोफॉल किस वजह से होती है। इसके दो रीजंस है। पहला, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जिनको शॉर्ट में WDs भी बोलते हैं। दूसरा, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम, जिनको शॉर्ट में STWJ भी बोलते हैं। अब ये दोनों होते क्या है, इसको ध्यान से समझो। देखो, ये है वर्ल्ड मैप और ये है STWJ। ये जेट स्ट्रीम होती है बैंड ऑफ स्विफ्ट मूविंग एयर, मतलब वो हवा जो कि बहुत स्पीड से बहती है, यह इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। इंडिया को ये हिमालय से क्रॉस करती है। अब ग्लोब पे एक नजर डालो, यहाँ पे 3 सेल्स होती है, जिनको हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल्स कहते हैं। इस सेल का नाम है हार्टले सेल, और इसका नाम है फेरल सेल, और इसका नाम है पोलर सेल। ये जो STWJ है, ये हमें देखने को मिलते हैं सेल नंबर 1 और 2 के बीच में, मतलब हार्टले और फेरल सेल के बीच में। इससे हमें सरफेस पे हाई प्रेशर मिलता है और अबव द सरफेस लो प्रेशर मिलता है। ये जो STWJ होती है, ये सन की मूवमेंट के साथ माइग्रेट करते हैं, मगर जो सन है वो खुद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में माइग्रेट करता है। तो इस वजह से होता ये है, ये जो STWJ है, ये सन के साथ ही माइग्रेट करते रहते हैं नॉर्थ और साउथ के बीच में। जब इंडिया में विंटर शुरू होते हैं, तो ये जो सन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव करता है। इसके साथ ही ये जो STWJ है, ये साउथ की तरफ मूव करते हैं। जब ये STWJ साउथ की तरफ मूव करते हैं, वो हिमालयाज के ऊपर आती है। साइमल्टेनियसली ये जो जेट स्ट्रीम्स है, ये मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी से लो प्रेशर डिप्रेशन उठाती है, और इसी की वजह से इंडिया में रेनफॉल होती है। और अगर हम ऊपर की साइड चले जाए, मतलब कश्मीर, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्नोफॉल होती है। अब दूसरा, अभी कश्मीर में स्नोफॉल क्यों नहीं हो रही। इसका जवाब ये है कि अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत कम हो गई है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि नवंबर और दिसंबर के महीने में एवरेज डिफिसिट जो रहा है रेनफॉल का, वो है मोर देन 75%। और दूसरा, ये जो STWJ है, उसको आइडियली साउथ ऑफ हिमालयाज पे होना चाहिए, मगर ये अभी माइग्रेट कर चुका है नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। आइडियली जेट स्ट्रीम यहाँ होनी चाहिए अराउंड 30 to 32 डिग्री नॉर्थ, मगर अभी ये जेट स्ट्रीम है अराउंड 35 to 36 डिग्री नॉर्थ। इसी की वजह से ना तो रेनफॉल हुई और ना ही स्नोफॉल। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ये लोगों की गलती है या ये नेचुरल है। इसका मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। पहले आप ये कुछ क्लिप्स देखिए। मैं श्रीनगर जा रहा था किसी काम से, इतना फॉग था कि आगे कुछ दिख नहीं रहा था। उसमें भी आप देखो कि कितना ट्रैफिक है श्रीनगर रोड पे। इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी। खैर, इस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ जाने के वजह से हमारा जो आर्कटिक रीजन है, वो बहुत ज्यादा वार्म हो रहा है। अब यहाँ पे इन डायग्राम्स को ध्यान से देखो। ये है ग्लोब नॉर्मल कंडीशंस में, ऊपर से ठंडी हवा आती है और नीचे से गर्म हवा, और ये दोनों बीच में एक बैलेंस बनाती है। इससे ये जो जेट स्ट्रीम्स है, ये मेंडर कम होती है, जिसकी वजह से ये जो जेट स्ट्रीम्स है,
ये बीच में रहती है, मगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न है वो काफी डिस्टर्ब हो रहा है। अब इस कंडीशन में ये हो रहा है कि हमारा जो आर्टिक रीजन है वहाँ से काफी गर्म हवा नीचे आ रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से आर्टिक रीजन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। इसी की वजह से हमारे जो जेट स्ट्रीम्स है वो काफी नीचे चले गए हैं, मतलब इट मींडरिंग अ लॉट। अब आखिरी बात, हम इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। स्कूल में भी हम सब ने पढ़ा है कि इसकी मेन वजह कार्बन है, और सबसे ज्यादा कार्बन कैसे रिलीज होता है? व्हीकल से, फैक्ट्री से। मेरी बात ध्यान से सुनो, फैक्ट्रीज को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम व्हीकल्स का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। अगर हम सब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बदले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करे तो उससे बहुत कम कार्बन प्रोड्यूस होगा। सपोज अगर 100 लोगों को सोपर से श्रीनगर जाना है तो वो कितने पब्लिक बसेस में फिट आ सकते हैं? 2 या फिर 3 में। लेकिन अगर वही हर एक अपनी अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके घर से निकलेगा तो सोचो कितना कार्बन रिलीज होगा। और ट्रैफिक जाम की वजह भी यही प्राइवेट व्हीकल्स है। देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि प्राइवेट व्हीकल्स को यूज करना बंद कर दो, बस उन प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में करना चाहिए। हमारे कश्मीर का हाल पिछले 5-6 सालों से ये है कि अगर किसी को अपनी हेल्थ खराब करने के लिए सिगरेट भी लाने होते हैं वो तब भी प्राइवेट व्हीकल से ही जाता है। एक तो पहले गाड़ी की वजह से कार्बन, ऊपर से सिगरेट की वजह से अलग। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो क्या होगी? और ये गलती जितनी लोगों की है उतनी ही इन बैंक्स की भी है, जो कि लोगों को 10,000 की डाउन पेमेंट्स पर 10 लाख की गाड़ी देते हैं, और फिर जब लोग EMI नहीं भर पाते हैं तो वही बैंक वाले उन लोगों को जलील करते हैं। पहले जितनी मीठी जुबान कार लोन पर देते वक्त इस्तेमाल करते हैं सिर्फ आपको फंसाने के लिए, फिर जब आप कार लेने पर राजी हो जाए फिर इनका असल चेहरा देखने को मिलता है। देखो, हमें आपकी गाड़ी लेने से नफरत नहीं, बल्कि हम तो खुद गाड़ियों का शौक रखते हैं। प्रॉब्लम बस इतनी है कि जितनी गाड़ियां लोन पर ली जाती है उतना ही लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम लोगों को देखकर अपने लिए कोई चीज चुनते हैं, चाहे हमें उसकी जरूरत हो या ना हो। प्रॉब्लम असली ये है, जब गाड़ियां आसानी से मिलेगी तो लोगों का नेचर इसी तरफ काम करता है। जो चीज आसानी से मिलती है उसी तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आखिर में ये बात समझो, जब गाड़ियां बढ़ेगी तो जाहिर है ट्रैफिक जाम भी होगा, और फिर गवर्नमेंट ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पेड़ों को काटेगी ताकि सड़कें बनाई जा सके, और जब ट्रीज काटेंगे तो जाहिर है ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। और हमारे कश्मीर की खूबसूरती इन पेड़ों से ही है। नारबल बारामूला हाईवे पर रिसेंटली पेड़ काटे गए क्योंकि सड़क बनानी थी, नारबल से लेकर बारामूला तक। इसमें जितना जिम्मेदार गवर्नमेंट है उससे ज्यादा हम आम लोग भी हैं, क्योंकि गाड़ियां हम ही खरीद रहे हैं बिना जरूरत के, बस लोगों को दिखाने के लिए। इसका सोल्यूशन सिंपल है, जितना कम कार्बन रिलीज होगा उतने ही ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, और जितने ट्रीज काटेंगे उतने चांसेस हाई होंगे, और फिर बारिश ना गिरना आम बात है। एज ए मुस्लिम हमें सबसे ज्यादा अल्लाह की जात पर भरोसा है, लेकिन पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने बैलेंस कर दिया है। अब जब हम इसकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो अल्लाह भी वो नियामत छीन लेता है जिसकी लोग कदर नहीं करते। कुरान शरीफ में अल्लाह का हुक्म है, मेरी इस दुनिया में घूमो फिरो और फिर गौर करो कि अल्लाह ने इस दुनिया को कैसे बनाया। सूरह अनकबूत आया 20। नेचर को एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। बाय।